फिल्म की शुरुआत हमें 2001 के अफगानिस्तान में हुए बुद्धास ऑफ मिम्यान के रिस्ट्रिक्शन से बताई जाती है, जिस कारण 2007 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को वहां रिसर्च के लिए भेजा गया है, जिनमें अलग अलग देशों से आर्कियोलॉजिस्ट बुलाए गए हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। और उनके द्वारा आर्यन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा गया है। वहाँ रिसर्च करते हुए आर्यन को कुछ पुश्तैनी चीज़ें मिलती हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, लेकिन उसी दौरान अफगान के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान उन लोगों को बुद्धा का एक स्कल्पचर भी मिलता है। अब पाकिस्तान जाने पर हमें पता चलता है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने उन सभी चीज़ों को इंडिया से बांटने का डिसाइड किया है, लेकिन वो बात वहाँ के कुछ रिपोर्टर्स को पसंद नहीं आती, जिसके जवाब में आर्यन उन्हें कहता है कि ये एक प्राचीन चीज़ है जिसे धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। साथ ही हमें पता चलता है कि आर्यन गॉड जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसे हर चीज़ का सबूत चाहिए, जो बात उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन राम सेतु को तोड़कर कुछ डेवलप करना चाहता है, जो चीज़ वहाँ के लोकल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, जिस कारण उन लोगों ने प्रोटेस्ट तक कर लिया था। ये केस कोर्ट तक जा पहुँचा, जिस कारण उन्हें एक ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट या एक ऐसा सबूत चाहिए था जो ये साबित कर सके कि राम सेतु को श्री राम जी ने ही बनाया था। जिसके लिए वो लोग आर्यन को अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि आर्यन ने ही श्री राम जी के खिलाफ सवाल उठाए हैं, जिस कारण आर्यन को जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी के साथ कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है कि उन्हें एक ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए जो साइंटिफिकली भी अप्रूव हो। आर्यन की उस रिपोर्ट की वजह से उसकी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जिसके साथ साथ अब उसकी मुलाकात उसी शख्स यानी इंद्रकांत से होती है जो राम सेतु को तोड़कर वहाँ कुछ डेवलपमेंट करना चाहता था। साथ ही अब वो आर्यन की उस सोच पर भी पैसे लगाने को तैयार है, ताकि वो कोर्ट के सामने ये प्रूव कर सके कि राम सेतु मैन मेड नहीं बल्कि नेचर द्वारा बनाया गया। और अपनी फैमिली पर लगे धब्बे को हटाने के लिए आर्यन इंद्रकांत को हाँ कर देता है, जिससे उसकी वाइफ बहुत नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। और हम देख सकते हैं कि आर्यन राम सेतु की रिसर्च के लिए वहां आ पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात बाली से होती है और बाद में बाकी 3 और मेंबर्स से भी, जो सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, जिनमें हम जैकलिन को भी देख सकते हैं, जिसका नाम डॉक्टर सैंड्रा है। अब ये रिसर्च अंडर वाटर होने वाली थी। उसके बाद आर्यन के लिए एक स्पेशल सूट बनाया जाता है, जिससे वो पानी के अंदर कई घंटों तक सांस ले सकता था, वो भी आसानी से। साथ ही वो इंडिया के पास से राम सेतु के अंडर वाटर एरिया से एक पत्थर भी ले आता है, जिसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये पत्थर 7000 साल से भी पहले का है, यानी श्री राम जी की उपस्थिति से भी पहले का, जिससे यही साबित होता है कि राम सेतु को श्री राम जी ने नहीं बल्कि सालों पहले वो नेचर के द्वारा ही बनाया गया था। इस चीज़ से आर्यन अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, जिसके बाद वो और कुछ रॉक्स को चेक करना चाहता था, यानी उसी फ्लोटिंग रॉक को जो उसे मिल भी चुका था। साथ ही उस चीज़ से बाली बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उनकी ही एक टीम मेंबर से ये पता चलता है कि ये पत्थर 7000 साल पुराना ही है, यानी कि श्री राम जी की उपस्थिति के समय पर। वहीं बात करें सैंड्रा की, तो उसे अपनी रिसर्च से ये पता चलता है कि ये पत्थर नेचर के द्वारा नहीं बल्कि किसी शख्स के द्वारा रखे गए हैं, जिस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा श्योर थी। उन सारे एविडेंस के बारे में वो इंद्रकांत को भी बताते हैं, लेकिन उनकी टीम में एक ऐसा भी है जिसका मानना है कि राम सेतु नेचर के द्वारा बना है। यह बात सुनकर इंद्रकांत सबको अपने अपने रिसर्च पर ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि पत्थर के द्वारा वो ये नहीं मान सकते, जिसके कारण वो उन्हें कुछ और सैंपल इकट्ठा करने के लिए कहता है। लेकिन वो सैंपल वो इंडिया से नहीं कलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हर चीज़ कॉन्ट्रोवर्सल हो जाएगी, जिस कारण उन्हें श्रीलंका भेजा जाता है, ताकि वो राम सेतु के कुछ पार्ट्स कट करके रिसर्च के लिए ले आए। उनको कलेक्ट करने आर्यन, सैंड्रा और उनकी टीम में एक और उनके मेंबर जाती है। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये सब इंद्रकांत की एक चाल थी, जिससे वो उन तीनों को खत्म कर सके, क्योंकि मौसम भी खराब है और जिस शिप से वो वहां पहुंचे थे वो खराब हो चुका था, जिससे बचकर वो बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन तूफान के कारण वो तैर नहीं पाता। उसी दौरान उन सबको बचाते हुए एक शख्स वहां पहुंचता है, जो उन्हें अपना नाम एपी बताता है, और ये भी कि वो उनकी रिसर्च में उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ सिविल गार्ड से पहले टूर गार्ड का काम करता था। जिसके बाद दूसरे दिन राम सेतु के कुछ सैंपल लेने के लिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बाली के साथ कुछ और लोग भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें वो तैरता हुआ पत्थर चाहिए। और हम देख सकते हैं कि एपी की मदद से वो उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जाते जाते आर्यन की उस टीम मेंबर की डेथ हो जाती है, जो मिशन पर ही नहीं आना चाहती थी, जिससे आर्यन पूरी तरह से टूट चुका है। अब जबकि उन्हें श्रीलंका में ही शेल्टर लिया हुआ है, तो एपी की मदद से आर्यन अब सैटेलाइट फ़ोन से अपनी वाइफ से कनेक्ट करता है
उसे बातचीत करने से ये पता चलता है कि कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाला है, वो भी 3 दिन में ही, क्योंकि इंद्रकांत ने उसी टीम मेंबर के द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि राम सेतु 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो बात साइंटिफिकली अप्रूवल है, जिसके साथ साथ उसे ये भी समझ आता है कि मे बी इंडिया में इतने सबूत मौजूद ना होंगे। जिसके बाद वो रावण की सच्चाई का सबूत ढूंढने का डिसाइड करता है। वो लोग श्रीलंका में रहकर, जिसमें एपी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार है और साथ ही सेंड्रा भी। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, बट वहां पर उन्हें पता चलता है कि इंद्रकांत ने आर्यन और सेंड्रा को वांटेड करार दिया है, वो भी श्रीलंका में, जिसके कारण कुछ लोगों के द्वारा बाली और उसकी टीम को उनका पता चल जाता है। जिसके बाद एपी सेंड्रा और आर्यन को बचाकर निकाल आते हैं एक शख्स के पास, जिसने 400 साल पुराने मैनस्क्रिप्ट को संभाल कर रखा हुआ है, जिसमें उन्हें मायासुर की बनाई हुई टनल के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर ही मायासुर ने रावण के लिए उसकी सोने की लंका यानी रावण की लंका बनाई थी। जिस डिटेल को लेकर वो लोग उसी केव को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते वक्त उस मैप को चेक करके एपी उन्हें बताता है कि उस मैप में क्रोकोडाइल जैसा कुछ सिंबल बना हुआ है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक वाटरफॉल जैसी जगह दिखाई देती है जहाँ पर रावण बैठकर अपनी वीणा बजाता था। एंड वो लोग उसी रास्ते पर आगे जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाली उस शख्स तक पहुंच चुका है जिससे आर्यन को वो मैनस्क्रिप्ट मिली थी, जिस कारण उसे भी उसी टनल के बारे में पता चल जाता है और वो लोग भी उसकी ढूंढने के लिए उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आर्यन और उसकी टीम को वो टनल मिल चुकी है, जो कि पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर है, जिसे फॉलो करते हुए जब वो लोग टनल के अंदर पहुंचते हैं तो आर्यन को रूफ पर श्री राम जी की और रावण की उपस्थिति के कुछ अवशेष मिलते हैं। उनकी कुछ पिक्चर्स लेकर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी नज़र उसी डोर पर पड़ती है, जो डोर सीधा रावण की लंका की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो रास्ता पूरी तरह से लॉक था, इसलिए वो लोग उस रास्ते पर ना जाते हुए श्रीपला जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि एपी और आर्यन के द्वारा हमें ये समझाया जाता है कि अगर श्रीपला ही रामायण का त्रिकुट पर्वत है तो उन्हें वहां से रावण की लंका के कुछ सबूत मिल सकते हैं। साथ ही वहीं से उन लोगों को रावण की लंका भी नजर आ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बाली को ये पता चला है कि वो लोग उस पर्वत के अंदर गए तो हैं, लेकिन उस रास्ते के 2 एंड हैं, तो अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग किस रास्ते से बाहर आएंगे, जिसके लिए वो उस शख्स की तलाश में लग जाते हैं, जिससे ये पता होगा कि आर्यन किस रास्ते से बाहर आएगा। और वही आर्यन की तरफ हम देख सकते हैं कि उन लोगों को शायद रावण की लंका नजर आई है, लेकिन वो पूरी तरह से पर्वतों से ढकी हुई है और अभी भी वो लोग इस बात के लिए श्योर नहीं है, जिस कारण वो लंका को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन लोगों की नज़र उसी प्लांट पर पड़ती है जिसे रामायण में संजीवनी बूटी कहा गया है। अब वो श्रीलंका में पाना काफ़ी रेयर है, क्योंकि वो प्लांट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही पाया जाता है, जो बात एपी भी कंफर्म करता है, क्योंकि उसे कभी श्रीलंका में ये प्लांट देखा ही नहीं। वो लोग आगे बढ़ पाए उससे पहले ही हम देख सकते हैं कि बाली इस सिचुएशन में पहुंच चुका है, वो भी आर्यन की वाइफ के साथ। इसे इस बात की श्योरिटी थी कि वो भी इस मैनस्क्रिप्ट को पढ़कर आर्यन आगे किस रास्ते को चुनने वाला है, जिस कारण वो लोग आर्यन और उसके सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और साथ ही उस मैनस्क्रिप्ट को भी बाली हथिया लेता है। और अब उसे अहम सबूत यानी कि वो फ्लोटिंग रॉक चाहिए, जिसके जवाब में आर्यन यही कहता है कि उसके पास फ्लोटिंग रॉक है ही नहीं। इस बात पर बाली सेंड्रा को मारने की धमकी देता है और उसे बचाने के लिए एपी उसका सामना करने की कोशिश करता है, जिस पर बाली एपी को चॉपर से धक्का दे देता है, जिसे बचाने के लिए आर्यन कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एपी के बैग के अलावा और कुछ नहीं लगता। एपी को खोने के बाद आर्यन गुस्से में आकर उसी के बैग से बाली को मारता है, जिससे बाली कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। और साथ ही सेंड्रा उस चॉपर को लैंड कराने की कोशिश करती है, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि लैंडिंग से पहले ही बाली की आंख खुल जाती है, जिसका सामना आर्यन करता है, जिसमें वो घायल हो जाता है। फिर जैसे तैसे करके वो लोग सेंड्रा की वजह से लैंडिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। उस चॉपर में निकलने पर आर्यन के दिमाग में ये बात आती है कि उस बैग के हमले से बाली बेहोश कैसे हो गया, जिस कारण वो लोग जब बैग को लेने के लिए पहुंचते हैं तब वहां उसे मैनस्क्रिप्ट भी मिलती है, जिसे जब वो वहां से ले जा रहा होता है तभी उसकी नज़र बाली पर पड़ती है, जो अभी तक जिंदा है। आर्यन उसे उस प्लेन से निकालने आता है, जिसके बाद वो उस बैग के अंदर उन लोगों को संजीवनी बूटी के साथ साथ फ्लोटिंग रॉक भी मिलता है।
अब बड़ा मसला ये था कि वो लोग अब यहाँ से कोर्ट कैसे पहुँचे, क्योंकि आज ही कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसमें उनकी मदद कोई और नहीं बल्कि बाली करता है। कोर्ट में पहुँचने पर वो अपने पूरे सबूतों को कोर्ट के सामने रखता है, साथ ही मॉन्यूमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देकर उन्हें ये बताने में कामयाब होता है कि राम सेतु इस बात का सबूत है कि जब जब किसी स्त्री का अपहरण या जुल्म होगा, उसे बचाने के लिए श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ तैयार होंगे। जिस कारण कोर्ट अपना फैसला आर्यन के हित में सुनाती है, लेकिन उसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक श्री राम जी की उपस्थिति का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता, तब तक वहाँ के राम सेतु को कोई भी नहीं तोड़ सकता। फैसले के कारण हम देखते हैं कि आर्यन की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, और ये भी देखते हैं कि जब उसका बेटा हनुमान जी की स्टोरी पढ़ रहा होता है, तब उसका नाम सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि एपी ने भी अपना सेम नाम अंजनी पुत्र बताया था, और इसी कारण उसने उन लोगों को एपी कहने को बोला था। इतना ही नहीं, बल्कि एपी के बैग में से निकली किताब को जब आर्यन चेक करता है, जिसमें उसने अपने पूरे हिसाब लिखे हुए थे, तब उसे इस किताब पर कोई हिसाब नहीं बल्कि हर पेज पर जय श्री राम लिखा हुआ मिलता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।